हम लोग कल बात कर रहे थे वेव मैकेनिक्स की और हमने बताया कि वेव मैकेनिक्स हम किसी भी चीज पर अप्लाई करें इससे पहले हमें उसके कुछ रूल्स या कुछ जो पोस्टुलेट्स हैं वो समझ लेने चाहिए, जिसमें से हमने कुछ पोस्टुलेट्स कल समझे थे और कुछ पोस्टुलेट्स की आज हम बात करेंगे। जिसमें कल हमने एक जल्दी से एक रिकैप सा ले लेते हैं कि कल जो हमने बात की कि सर पोस्टुलेट वन जो है वो क्या बोलता है कि जो भी आपका सिंगल पार्टिकल है उसका जो बिहेवियर है वो एक वेव फंक्शन के थ्रू हम दिखाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वेव फंक्शन के टर्म में ही हम उस सिंगल पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो दिखाएंगे, जिसके लिए हमारे पास में कुछ प्री रिक्विजिट्स थे या कुछ कंडीशंस थी जो हमने कहा कि वो एक्स वाई जेड कहीं किसी एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करना चाहिए। टाइम डिपेंडेंट है तो वो एक्स वाई जेड और टी उस का होना चाहिए। वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए। वेल बिहेव्ड में हमने देखा कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मल्टीपल वैल्यूड नहीं होना चाहिए, जिस तरह से हमने इस ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इनकी जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए साई की, ना कि इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है ना। इसी तरह से एक हमने कहा कि वो स्मूथली वेरिंग होना चाहिए, और ये हम जो ग्राफ हमने देखा था इसमें ये नॉन स्मूथली वेरिंग था कि एकदम से साई की जो वैल्यू थी उसमें इसमें चेंज आया था। तो इस तरह से ये एक पोस्टुलेट था हमारा। और दूसरा पोस्टुलेट था जिसमें हमने बात की थी कि जो वेव फंक्शन है वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, जो कि एच कैप साई इक्वल्स टू ई साई, जिसमें हमने बात की थी कि ये एक इक्वेशन एक आइगन इक्वेशन है, जिसमें किसी फंक्शन पर अगर हम कोई ऑपरेटर काम करते हैं, जैसे कि इसमें हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर काम में लिया था, तो हमें वही फंक्शन वापस रिपीट होता है लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो ई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। और फिर हमने कुछ थोड़ा सा बात की कि किस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो हो सकते हैं। इसी तरह से एक तीसरा पोस्टुलेट हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने बात की थी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उस पार्टिकल के बारे में, जिस पार्टिकल को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है, साई में, या जो वेव फंक्शन हमने लिया है उस वेव फंक्शन में रहती है। और अगर हमको उसमें से कोई भी एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन या डिजायर्ड वेरिएबल चाहिए, हमें चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि कल हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि हम उसको हमें मोमेंटम चाहिए कि वो जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम कितना है, तो हम क्या करेंगे कि जो ऑपरेटर है उस वेव फंक्शन पे, जो साई है, इस साई वेव फंक्शन पर हम मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, और मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करने पर हमें एक जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम बता देंगे कि ये जो वैल्यू है वो एक मेजरेबल वैल्यू है उस पार्टिकल की, और उसका मोमेंटम ये है। ठीक है ना। अब वो किस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं और उनके लिए किस तरह का ऑपरेटर हम काम में लेंगे, वो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने ये पहले से बनाया हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बचे। तो मान लीजिए कि हम पोजीशन से रिलेटेड कोई वेरिएबल पता करना चाहते हैं कि वो जो हमारा पार्टिकल है वो किस पोजीशन पर है, वो एक्स एक्सिस पर किस पोजीशन पे है, वाई एक्सिस पर किस पोजीशन पे है, या जेड एक्सिस पर किस पोजीशन पर है। तो हम उसके लिए जो ऑपरेटर काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं, जो सिंबल काम में लेंगे वो, जैसे एक्स डायरेक्शन में हम देखना चाहते हैं या एक्सिस पर देखना चाहते हैं तो एक्स कैप, वाई में देखना चाहते हो तो वाई कैप, जेड कैप। और इसका ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन ये होता है कि हम उसको एक्स से, वाई से और जेड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से अगर हम टाइम वेरिएबल देखना चाह रहे हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पर, वो किस टाइम पर है जिस समय इस पोजीशन पे था या इस मोमेंटम पे था या इस एनर्जी पे था, तो अगर हम टाइम डिसाइड देखना चाह रहे हैं तो हम वहां पर जो ऑपरेटर काम में लेंगे टाइम के लिए उसका सिंबल होगा टी कैप, और इसको हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम के लिए कि लीनियर मोमेंटम अगर हम पता करना चाहते हैं तो
एक्स वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन में हम करें तो पी एक्स कैप, पी वाई कैप, पी जेड कैप, ये हम काम में लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन ये होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से। एक्स के लिए हम टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या एक्स के लिए हम इस जो टर्म है वो रखेंगे माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। वाई के लिए अगर हम रखते हैं तो माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, ऐसे ही z के लिए। ठीक है ना? इस वैल्यू को आप, ये माइनस हमने यहाँ पर लगाया है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही इसके लिए भी आप लिख सकते हो कि एच क्रॉस अपॉन आई, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, जब इसको ऊपर लेते हैं तो वो निगेटिव में आ जाता है। तो ये डेल वाई, और या फिर इसको हम लिखेंगे एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल जेड। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हम ले सकते हैं, तो उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो ये इसके लिए ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हम वहां पर उस के साथ करेंगे। इसी तरह से एनर्जी, एनर्जी आपको पता ही है, हमने डिस्कस भी की थी कि एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जो हम उस पर लगाते हैं, और एच कैप से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एच कैप जो है ये टोटल एनर्जी बताता है, और टोटल एनर्जी में क्या आता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों आती है। तो ये जो पी स्क्वायर अपॉन 2m है ये काइनेटिक एनर्जी है, और जो v हमने लिखा है वो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है? सो इस तरह से हम ये अलग अलग तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो हम काम में ले लेंगे। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, किस तरह से हम क्वांटम मैकेनिकल जो ऑपरेटर है उसको किस तरह से फॉर्म्युलेट करें, है ना? ये चीजें हमने तो देख ली कि यहाँ पर हाँ इस तरह का ऑपरेशन हम करेंगे, इस तरह के वेरिएबल के साथ में, और ये सिंबल हम यूज करेंगे। तो इसका एक जो फॉर्मुलेट करने का जो रूल है वो क्या है कि सबसे पहले तो वो जो भी टर्म है या जो भी वेरिएबल है उसको हम क्लासिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिखते हैं। अब उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसका जो टाइम है, या उसमें जो लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट है उस डायनेमिक प्रॉपर्टी का, वो लिख देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, क्लासिकली एक्सप्रेशन लिखने के बाद में दूसरा हम ये करेंगे कि जो भी पोजीशन से लेकर के या टाइम से रिलेटेड, या जो हमारा लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, जिस भी सेंस में हम उसको देखना चाहते हैं, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मान लीजिए कि हम काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑपरेटर देखना चाहते हैं या फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या ऑपरेटर किस तरीके से करें? तो जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, इसको हम के ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो क्लासिकल एक्सप्रेशन है वो हम लिख देंगे। तो क्लासिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? काइनेटिक एनर्जी को। और मान लीजिए कि हम वो जो काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं वो एक्स एक्सिस पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हम यहाँ पे कह देंगे सब वो वी एक्स स्क्वायर है। ठीक है? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जो 2m, इससे 2m से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर x। अब देखो m स्क्वायर मैंने नीचे रखा तो एक m स्क्वायर और ये कट जाएगा तो mv स्क्वायर ही आएगा। तो हमको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो m स्क्वायर v स्क्वायर है या mv होता है उसको हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल, सॉरी मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 2m। ठीक है? और ये जो मोमेंटम है ये किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी को भी किस में लिया है? एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गई, ये एक्सप्रेशन आ गया एक्चुअली। ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो px है, जो लीनियर मोमेंटम के लिए हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑपरेटर ढूंढ रहे हैं, तो px की वैल्यू आप देखो, हमने यहाँ पर अभी बताई थी px, ये रही px। अब ये px की वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी px की वैल्यू, दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, वो हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? माइनस
आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्वल्स टू, और ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा, ये 1 अपॉन m बचेगा, और ये जो पी एक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और क्योंकि ये पी स्क्वायर है तो यहां पर हम रख देंगे पी स्क्वायर, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास में यहां पर आ गई, ठीक है ना। और इसको आगे भी आप कर सकते हो, इसको आगे आप करोगे तो यहां पर आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो 1 है, ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन m, तो ये है ही, ठीक है ना। सो ये 2m, और इसको करेंगे तो ये डेल स्क्वायर, और इसको करेंगे नीचे तो ये डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके लिए हमारा क्वांटम मैकेनिकल जो ऑपरेटर है वो फॉर्मुलेट हो गया। अब हम इस क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को यूज कर लेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। सो ये था हमारा पोस्टुलेट 3। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पोस्टुलेट 4 की, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई इफ अ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एनर्जी लेवल डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन, मतलब कोई भी एक पार्टिकल जिसको हमने एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जिसका वेव फंक्शन जो है साई है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी उस पार्टिकल की उस स्पेस में, उसको हम डी टाउ से देते हैं। अब डी टाउ क्या है, डी टाउ एक्चुअली है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम कि ये क्या है। तो इसको हम पहले तो ये है कि इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि देखो साई का वैसे तो कोई भी क्या कह सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जो ये बताता है कि वो जो पार्टिकल है वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पर या किस पर्टिकुलर जगह पे उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास में एक तीनों कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, और हम एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं। ये जो रेड पॉइंट आपको ये दिख रहा है ये हमारा मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये जो है ये पार्टिकल है, मान लीजिए लेट्स से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, हल्का सा एक आगे एक्स डायरेक्शन में एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही वाई डायरेक्शन के अंदर एक छोटा सा स्पेस, और एक जो जेड है उस डायरेक्शन में एक छोटा सा स्पेस। तो एक छोटा सा पॉइंट इससे जस्ट थोड़ा सा आगे, मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम है ना, उस पर्टिकुलर चीज पर अगर हम कंसिडर करें तो ये जो साई स्क्वायर है, ये जो प्रोबेबल डेंसिटी है वो धीरे धीरे इसके आगे एक और इसी तरह का क्यूब, एक और क्यूब, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, तो वो चाहे हम एक्स डायरेक्शन में चलें या हम वाई डायरेक्शन में चलें या जेड डायरेक्शन में चलें, मतलब इस पॉइंट से हम चाहे एक्स डायरेक्शन में, चाहे वाई डायरेक्शन में, चाहे जेड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चलें, ऐसे करके उन छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाकर के हम पूरे स्पेस का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन उस पूरे स्पेस में कहां पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं एक स्पेस एलिमेंट को लेकर के, जिसको हमने डी टाउ बोला है, ठीक है ना। अब ये डी टाउ एक्चुअली क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि x है, अब x से थोड़ी सी डिस्टेंस हमने बढ़ा दी, d प्लस डी एक्स, ये dx जो है वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना। इसी तरह से y को हमने लिया तो y प्लस डी एक्स डी वाई, ऐसे ही z एक्सेस पर हमने ले लिया z प्लस डी जेड, ये छोटा छोटा x जो वैल्यू है वो हमने यहाँ डिस्टेंस बढ़ाया। तो इसका मतलब जो x में जो चेंज आया, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज आया या z कोऑर्डिनेट में जो चेंज आया, उस तीनों को मिलाकर के जो एक वॉल्यूम तैयार होगा उसको हम डी टाउ बोलते हैं, ठीक है ना। आप यहां लिख सकते हो कि डी टाउ जो है वो क्या है, एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ये जो
डेल एक्स है, ये डेल एक्स का मतलब है डेल प्लस डी एक्स, डी वाई मतलब डेल वाई मतलब वाई प्लस डी वाई, और डेल जेड का मतलब है जेड प्लस जेड एक्स। तो इस तरह से हम अगर उस पॉइंट से हर एक्सिस पर थोड़ा 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 आगे की तरफ चलें और पूरे को फिर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना, तो ये तो हमारा क्या है, ये जो साई स्क्वायर है ये तो वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, ये जो पॉइंट मैंने रेड पॉइंट बनाया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें डी टाउ से एक ऐसे स्पेस एलिमेंट से जो उसका छोटा छोटा क्या हो, डिस्टेंस हो, ठीक है ना, हर तरह के एक्सेस पर, और फिर बाद में इसको इंटीग्रेट कर दें हम, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी तक। तो पूरे उस न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरे स्पेस में वो इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पोस्टुलेट हमारा ये था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो पोस्टुलेट है वो समझ में आया होगा। अगला जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें अलग अलग मेजरमेंट्स जो हम करते हैं यहाँ पे, हाँ हेलो सर देन द के बाद प्रोबेबिलिटी है सर, इसमें लिखा हुआ है जहाँ पे। कहाँ पे बेटा? सर वेव हाँ हाँ फंक्शन बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ ये देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल एग्जिस्ट इन द स्पेस डी टाउ, है ना, ये जो सिंबल है ये टाउ का सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं टाउ, ठीक है, द सिंबल। सो अगर हम पोस्टुलेट 5 की बात करें तो पोस्टुलेट 5 क्या कहता है? पोस्टुलेट 5 बोलता है द एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब हम काफी सारे मेजरमेंट्स की एक सीरीज कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए देखा कि हम यहाँ कोई एक पोजीशन ही देखना चाहते हैं, वो एक वेरिएबल हमारा ए है मान लीजिए, और उसके हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स किए, और वो एक पार्टिकल तो है नहीं, वहां पर और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उन सभी पार्टिकल के लिए बहुत सारे जो मेजरमेंट्स हम करेंगे उनका हम लेते हैं मीन वैल्यू, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम कोई पार्टिकल ले रहे हैं और उसका कोई बिहेवियर हम किसी वेव फंक्शन से जो साई है उससे लेना चाहते हैं, तो जो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आप उस प्रॉपर्टी के लिए या उस डायनेमिक वेरिएबल के लिए, जैसे कि पोजीशन हो, एनर्जी हो, मोमेंटम हो, उसके लिए जो आप बहुत सारे जो मेजरमेंट्स कर रहे हो उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम एक एक्सप्रेशन से शो करते हैं, और वो क्या है, वो ये है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू को हम इससे ये इससे इस सिंबल से दिखाएंगे। ये तो आपको पता ही है कि ये एवरेज का साइन होता है, ये जो ये वाले जो ब्रैकेट में अगर कोई चीज बंद हो इसका मतलब ये है कि वो हमने उसका एवरेज लिया हुआ, ठीक है ना, एवरेज या मीन वैल्यू। तो जो मीन वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, ये इतना छोटा डिस्टेंस होता है कि हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और मेजरमेंट उसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आप टाइट्रेशन करते हो तो टाइट्रेशन में आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे रीडिंग्स ले लेते हैं, और फिर उन रीडिंग्स का क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने एक बार रीडिंग लिया, 2 बार रीडिंग लिया, 3 बार रीडिंग लिया, 4 बार रीडिंग लिया, और तब तक हम रीडिंग लेते रहते हैं जब तक कि हमें 2 या 2 से ज्यादा कांस्टेंट, मतलब 2 सेम वैल्यूज नहीं मिल जाती। क्यों? क्योंकि वो सेम वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम उस वैल्यू को मेजर करने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे भी इतना छोटा ये पार्टिकल है और उसके इतने छोटे पार्टिकल की इतनी सारी जो वेरिएबल हम निकालेंगे, तो हमको वो एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हमने ये बहुत सारे एक सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स वहां पे किए और उसका एक एवरेज वैल्यू निकल करके आ जाएगा, जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि अच्छा वो एक जो उसकी जो वैल्यू है, जो भी वो डायनेमिक वेरिएबल हमने काम में लिया है वो ये पर्टिकुलर होगी, ठीक है ना। सो उसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया वो एक्सप्रेशन क्या था, वो एक्सप्रेशन ये था, ये हम इसको माइनस इंफिनिटी से लेकर के और प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। और किसको इंटीग्रेट करते हैं, एक तो हमारे पास में है साई, साई या तो आप साई स्क्वायर लिख दो, ये जो है ना ये, या तो आप साई स्क्वायर लिख दो, और या फिर आप क्या लिख दो, या फिर आप लिख दो
एक साई और एक साई स्टार, ठीक है। तो ये भी साई स्क्वायर होता है। तो ये और साथ में आपका डीटा, ये जो डीटा हमने लिया है ये वाला, ठीक है। और जो वेरिएबल आप क्या पता करना चाह रहे हो, एक डायनेमिक वेरिएबल के बारे में पता करना चाह रहे हो या एक ऑब्जर्वेबल के बारे में पता करना चाह रहे हो, उसको हम बोलते हैं कि वो ए है, उसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ए लिया है। अगर ये ए क्या हो सकता है, ये पोजीशन के लिए हो सकता है, ये मोमेंटा के लिए हो सकता है, ये एनर्जी के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो जिसके लिए भी होगा उसकी मीन वैल्यू हम यहाँ पर पता कर लेंगे और ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करके और ये मीन वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास में, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू पोस्टुलेट भी बोलते हैं। ये जो पोस्टुलेट हमारा है इसे हम एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो पोस्टुलेट है वो भी बोलते हो, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज हमें मिलेंगी, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिलेंगी, जिससे हम क्वांटम मैकेनिक्स से प्रिडिक्ट कर पाएंगे जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो पर्टिकुलर चीज है उसका एक एवरेज जो मेजरमेंट जो हमारे पास में आया है, इतने सारे मेजरमेंट जो हमने किए हैं, है ना, उसका जो एवरेज एक जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते, दैट इज वाई, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 पोस्टुलेट्स थे। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर इस वेव मैकेनिक्स पर काम करेंगे तो इन पांचों पोस्टुलेट्स को हम यूज करते हैं और एक जनरल स्टेप है हमारा किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करने का। वो क्या है, पहला स्टेप ये होता है कि हम उसके लिए जो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, सबसे पहले उस सिस्टम के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है ना, और साथ में उसकी एनर्जी भी डिफाइन करेंगे हैमिल्टोनियन से। तो पहले सबसे पहला काम हो जाएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर देंगे बाय डिफाइनिंग द हैमिल्टोनियन। दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि वो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने फॉर्मुलेट किया है उसको हम करेंगे सॉल्व, और वो तब इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें एक वेव फंक्शन के लिए एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाए। अब वो जनरल सॉल्यूशन जो हमें मिला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उस पर हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, कि क्योंकि एक पर्टिकुलर बाउंड्री में हम उसको लेते हैं कि सब इस पर्टिकुलर बाउंड्री में हमने यहाँ डिसाइड कर देंगे कि सब ये यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ऐसे करके कुछ बाउंड्री कंडीशंस हम उस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो बहुत बड़ा है। और अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या करता है कि जो वेव फंक्शन हमारे पास में आया है सेकंड स्टेप में, जो अभी हम बात कर रहे थे कि पहले वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके लिए फॉर्मुलेट करेंगे, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन हमें वेव फंक्शन का मिल जाएगा, फिर उस पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे और वो जो वेव फंक्शन हमें मिला है उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि यही एक सिस्टम है, हालांकि जब हम इसके एग्जांपल लेंगे अभी तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लगा दी, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक बाउंड्री कंडीशन मैंने लगा दी और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल इस पर्टिकुलर बाउंड्री में मिलेगा। तो जो इस नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब 1 होगी। तो ये हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसके बाहर इधर हम चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि हमने यहां कन्फाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर बाउंड्री को, ठीक है। आई थिंक जब हम और एग्जाम्पल्स लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। और नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो जो वेव फंक्शन है, ठीक है ना, उसको हम यूज करेंगे जो भी डायनामिक वेरिएबल आपने चाहा है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने a लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो a है इस डायनामिक वेरिएबल को डिटरमाइन हम उस वेव फंक्शन से फिर कर लेंगे, और वो जो वैल्यू है उस डायनामिक वेरिएबल की या इस a की, जो कुछ भी हो सकता है वो वेरिएबल, हमने इतनी सारी चीजें अभी पीछे देखी हैं, वेरिएबल आप समझ रहे होंगे कि हम किसे कह रहे हैं, कि पोजीशन है या उसका मोमेंटम है या उसकी एनर्जी है ना, व्हाटएवर। सो उसको हम फिर आसानी से उस वेव फंक्शन से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक हमारे रूल्स थे कि वेव फंक्शन वेव इक्वेशन जो है या वेव मैकेनिक्स जो है उसमें किस तरह के रूल्स को हम फॉलो करेंगे और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम हमें दी जाएगी उस पार्टिकल से रिलेटेड, प्रॉब्लम का मतलब हम उसका कुछ भी एक पर्टिकुलर कोई वेरिएबल जानना चाहते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में या उसकी एनर्जी के बारे में, उसकी मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना, वो कुछ भी हम जानना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अब यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल लेकर के, और हमारा जो एग्जाम्पल होगा ये जो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम करता है, क्योंकि देखो अब तक हमने जो चीजें देखी हैं, हमने शुरू में कहा कि साहब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अब पहला तो हमारा सवाल था कि व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स, क्या जरूरत है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो आप लोग ये समझ गए कि जरूरत क्या थी क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें हमने कुछ क्लासिकल फिनोमिनास को देखा और कहा कि साहब ये एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं, तो इस वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत हुई। दूसरा जो हमारा पार्ट था क्वांटम मैकेनिक्स में वो था व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। पहला था कि जरूरत क्या है, फिर हमने क्वांटम मैकेनिक्स का देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और जब इन दो चीजों को हम समझ चुके हैं तो अब जो हमारे पास जो तीसरी चीज है वो आती है हाउ, कैसे। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास आया है इसको हम कैसे किसी भी चीज पर अप्लाई करें, और जिसके लिए हमने इस क्वांटम मैकेनिक्स को यहां लेकर के आए, हमने इसके लिए इतनी सारी चीजें बताई है ना, बहुत सारे जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए, उसको हम किस तरह से सॉल्व करें, वहां कैसे करें, हाउ, तो वो चीज हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं इस चैप्टर के आगे, जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे उस पार्ट में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वाई और व्हाट समझ में नहीं आया तो वाई व्हाट समझना बहुत जरूरी है, तब हम यहाँ पर बात कर पाएंगे कि उसे हम कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ सिस्टम्स लेते हैं या कुछ मॉडल्स लेते हैं, जिन मॉडल्स के थ्रू हम उसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है कि एक पार्टिकल लेते हैं, आप पार्टिकल इन अ one dimensional potential box, not box, even potential box, potential box। अब आप समझ गए होंगे कि हम एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे बेटा और एक पोटेंशियल बॉक्स में उसको कर देंगे बंद। ठीक है, और ऐसा मानेंगे कि वो एक पोटेंशियल बॉक्स है, और क्योंकि बॉक्स हमने लिया है इसका मतलब क्या है कि हमने कोई एक बाउंड्री डिसाइड कर दी है। ठीक है ना, और उस बाउंड्री के अंदर अंदर वो जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशनली किस तरह से बिहेव करेगा, या हम उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो हमने व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी हैं उसको अप्लाई करके और वहां निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज, कुछ डेरिवेशंस करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर बना देते हैं कि आपका जो वन डायमेंशन बॉक्स है वो मान लीजिए कि ये हमारे पास में बॉक्स है, इसे हम बोलेंगे एक बाउंड्री लेते हुए हमने एक बॉक्स लिया जहां पर अंदर कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये मैंने बना दिया वो पार्टिकल जिसके बारे में हम पता करना चाहते हैं। ये एक फ्री पार्टिकल है बेटा, फ्री पार्टिकल। अब फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है? फ्री पार्टिकल का मतलब ये है कि ये कहीं भी जा सकता है और इसकी एनर्जी जो है, क्योंकि
ये क्योंकि हमने कहा है कि इस पूरे के पूरे बॉक्स में यही एक पार्टिकल है और कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर और कोई पार्टिकल नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ हम कह रहे हैं कि इस बॉक्स में सिर्फ एक पार्टिकल है, वो ये है। लेकिन जब ये मूव करेगा तो ये इस दीवार से टकराएगा और ये दीवार से टकराएगा, कॉलिजन होगी तो इस वॉल पर अपनी एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि ये फ्री पार्टिकल है और ये किसी भी तरह की कोई एनर्जी लॉस नहीं करता। ठीक है, तो एक फ्री पार्टिकल की तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक, ओके। यहां मान लेते हैं ये हमारे पास में एक्स एक्सिस में ये मूव करेगा, एक ही एक्सिस में, और यहां एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 0 और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए ए। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि यहां से लेकर के और यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है ए, इस एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की वो इस बॉक्स के अंदर है 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, और इस बाउंड्री के बाहर हम चाहे इस ए से इस तरफ आ जाएं, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम बोलते हैं कि वो है इंफिनिटी। जब v इंफिनिटी है तो साई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। ऐसे ही अगर हम इस 0 से कम अगर यहां डिस्टेंस पर बात करें तो यहां पर भी जो v है उसकी वैल्यू होगी कितनी, इंफिनिटी, और जो साई है वेव फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी होगी यहां पे 0। ठीक है, ये हमारे पास दो वॉल्स हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम बोल देते हैं वॉल फर्स्ट, ये वॉल है हमारे पास में सेकेंड वॉल। ठीक है, और ये वॉल इधर इंफिनिटी तक जा रहा है और ये वॉल भी इधर इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सेटअप है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जो कि फ्री पार्टिकल है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पूरे के पूरे बॉक्स में, ये जो बॉक्स हमने यहां बनाया हुआ है इसमें है इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, जो हमने कहा V = 0। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, वन डायमेंशनल आप समझ गए, क्योंकि हम यहां सिर्फ और सिर्फ इस ये जो पार्टिकल है इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, या इसकी जो भी प्रॉपर्टीज को हम यहां डिस्कस करेंगे वो वन डायमेंशन में, चाहे तो इस तरफ और या फिर जब ये टकराएगा तो या फिर इस तरफ, ये लेकिन कहलाएगा क्या, वन डायमेंशन। ठीक है, क्लियर। पोटेंशियल बॉक्स क्या होता है, पोटेंशियल बॉक्स वो होता है जिसमें किसी भी पार्टिकल की या किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है उस पूरे के पूरे क्लोज्ड रीजन में, उसे हम पोटेंशियल बॉक्स कहते हैं। और इस बॉक्स के अलावा, ये जो बॉक्स हमने बनाया है इस बॉक्स के अलावा जितनी भी जगह है वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है इंफिनिटी। चाहे हम इधर चले जाएं, चाहे हम इधर चले जाएं, चाहे हम ऊपर चले जाएं, चाहे नीचे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इंफिनिटी, लेकिन इस बॉक्स में इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। ऐसे बॉक्स को आप बोलते हो पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, और मैंने ए भी आपको बताया कि जो विड्थ है वो कितनी है, ए। इस पोटेंशियल बॉक्स की विड्थ है ए और इस पोटेंशियल बॉक्स की हाइट कितनी है, इंफिनिटी। हाइट इंफिनिटी बताई ना मैंने, ये वॉल 1 और ये वॉल 2 बताया, और बताया कि ये ऊपर तक जा रहा है इंफिनिटी तक, हाई ऊपर पहुंचता जाएगा जितना भी है ना, तो इसलिए हमने वो ले लिया। और ये पार्टिकल को हमने ऐसे कंसीडर किया है कि इसकी जो एनर्जी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। इसकी जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।
कांस्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी ये टक्कर करेगा, कॉलिजन करेगा, तो ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि अगर लूज कर देगा तो फिर हमारा जो सिस्टम है और जो चीजें हम वहां पे पता करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने एनर्जी लूज कर दिया, ठीक है। और एनर्जी लूज कर दिया तो बहुत सारी चीजें, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें जो है वो वहां पे डिस्टर्ब हो जाएंगी। चलो आगे चलते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की, वो उस वॉल के बाहर हमने इंफिनिटी रखी हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता, ये जो डायग्राम या सेटअप ये जो हमने तैयार किया है, ये हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। सो कुल मिलाकर के बात ये है, ये सारी कहानी जो भी हमने बताई, उस कहानी का सार क्या है? वो सार ये है कि ये जो पार्टिकल आपने इस बॉक्स में बंद किया हुआ है, इस पार्टिकल के मिलने की जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो इस बॉक्स के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। हमने इस पार्टिकल को इस बॉक्स के अंदर कन्फाइन कर दिया, फिक्स कर दिया, और ये पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक इस बॉक्स में है तब तक एग्जिस्ट करता है, और अगर हम इसको इस बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करता। जब आपको ये पोटेंशियल बॉक्स वन डायमेंशन का, जिस एक पार्टिकल को हम यहाँ स्टडी करना चाह रहे हैं, ये बॉक्स समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे आगे की। तो हम सबसे पहला काम तो ये देखते हैं कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, वो क्या है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको याद होगी। अब वैसे क्लास होती तो हम आप लोगों से पूछ लेते, अब यहां पर पूछेंगे तो पता नहीं आप बताओगे कि नहीं। तो हमारे पास में वैल्यू थी, मैं लिख देता हूं। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास में आया था विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, इस विद रेस्पेक्ट टू स्पेस का मतलब ये है एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस पर। यहां पर हम किसी एक एक्सेस की बात नहीं कर रहे, स्पेस की बात कर रहे हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर स्पेस, वो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर और प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर स्पेस ये था, ठीक है। लेकिन इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस पर है हमारा, यहां पर जो भी कंसिडरेशन है वो इस एक एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो वही हम कंसिडर करेंगे। और जो वाई और जेड एक्सिस पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसे हम यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा फॉर वन पार्टिकल मूविंग इन ओनली एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा साइज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं, अब देखो हम बॉक्स में हैं और इस बॉक्स के अंदर आपको जो v की वैल्यू है वो कितनी दिख रही है? 0। तो बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स जो v है वो क्या है? 0। तो अगर आप इसको यहां पर 0 को पुट कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी आपकी डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर, और v की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू जो बचेगी वो यहां पर क्या बचेगी? सिर्फ e साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस वैल्यू को हम इस तरफ भी ले सकते हैं, इसको मतलब रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करके कैसे आ जाएगी ये इक्वेशन? ये आ जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले रहा हूं दूसरी तरफ, ठीक है,
सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 पाई स्क्वायर m, इसको e को अंदर ले लो, ये e अंदर लेने का कोई एक वजह है, वो अभी बताते हैं आपको। और ये हमारे पास में है साइन, और क्योंकि ये प्लस का साइन था, यहां जब ये इस तरफ आएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। अब देखो इस इक्वेशन में इसको हमने क्यों अंदर लिया था वो मैं आपको बताता हूं कि देखो यहां पे पाई की वैल्यू, जो भी पार्टिकल है उसका मास, जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी, और साथ में ये जो h है ये सब क्या है, ये ऑल आर कांस्टेंट्स। प्लैंक कांस्टेंट, उसकी एनर्जी भी जो है फिक्स है, मास फिक्स है, और पाई की वैल्यू भी फिक्स है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अगर फिक्स हों तो ये जो वैल्यू है ये, इसको हम एक सिंबल दे देते हैं और ये इक्वेशन यहां आ जाती है डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, इसकी जगह आप क्या रखते हो, इसकी जगह आप रखते हो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई। साई ये वाला है ही हमारे पास में, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नाम देते हैं। तो देखो मान लीजिए कि ये इक्वेशन हमारे पास में 1 आ गई है, तो इस इक्वेशन को आपने नाम दे दिया 2। और यहाँ पे के स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर आपका 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर है। ठीक है, नाउ अब अगर हम इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, ठीक है ना, और इसका एक जनरल सॉल्यूशन लेकर के आए, तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैथ्स वाले ज्यादा समझते हैं। मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से यहां पर अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन लेकर आए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 2 का जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा साई इक्वल्स टू k1 e is to the power I k x plus k2 e is to the power of minus I k x। ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। इसको हम यहां लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहां पे ये जो k1 और k2 हैं, k1 और k2 ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स। इस इक्वेशन 3 को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो क्या तरीका है, वो है आपका साई इक्वल्स टू a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास में आती है, इसको हम बोलते हैं 4, और a और b जो हैं वो यहां पर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन 4 हमारे पास में है, ये इस इक्वेशन 2 के सभी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इक्वेशन आया 2 और इसका हमने सॉल्व किया तो एक जनरल इक्वेशन हमारे पास में ये आई। ठीक है ना, ये हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन आई जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 इक्वेशन 2 के सभी तरह के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और साथ में एक चीज और है कि ये जो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे या जो वेव फंक्शन मिला है हमें, ये जो साई हमें मिला है ये, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो भी हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम तब पता लगा सकते हैं जब हम इस इक्वेशन 2 की सभी चीजों की जो रिक्वायरमेंट है उसको सही से एग्जामिन करें। ठीक है ना, हमने यहाँ इस इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन तो यहाँ लिख दिया, लेकिन ये साई जो आया है वेव फंक्शन, ये सभी
नेसेसरी हमारी जो कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस, उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 2 को सबसे पहले एग्जामिन करना पड़ेगा। और उसको अगर हम एग्जामिन करें तो हम यहां पर देख लेते हैं आगे कि क्या होता है कि ये जो इक्वेशन 4 हमारे पास में है, इसको हम x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है। अब देखो, सबसे पहले तो क्या करो कि ये जो साई है यहां इक्वेशन 2 में, ये जो साई है जो हमें मिल गया है कहां से, ये इक्वेशन 4, इस वैल्यू को यहां से उधर पुट कर दो यहां, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, और फिर आप ये जो साई का वैल्यू है वो ये यहां पुट कर दो, तो a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास में, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 5। अब हम इस पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम तभी इसको इसकी जो चीजें देख पाएंगे कि ये सही है या नहीं, जब हम इसके ऊपर सभी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके देखें कि उन बाउंड्री कंडीशंस पे वो जो इक्वेशन है वो किस तरह से हमें चेंज होकर के मिलेगी, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशंस दैट आर एट x इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू है साई